This is an ABP Life podcast. My name is Abir. Thank you very much for joining me in ABP Life Conversation. ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की किताब है सोने चांदी के बूत, a collection of writing on cinema that includes the observation, thoughts and reflections of one of the pioneering filmmakers. आज मेरे साथ जो शख्सियत है उन्होंने इसी किताब को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अलॉन्ग विद सुप्रीत खालौन जी. मेरे साथ हैं पद्मश्री सईदा हमीद जी. कैसी हैं आप? बस शुक्रिया. आप एक जानी मानी राइटर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं. आपने वुमेन राइट्स के लिए बहुत सारा काम किया और उसके चलते एक बहुत टाइम फ्रेम के बाद हम देख सकते हैं कि उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में. आप प्लानिंग कमीशन की मेंबर भी रही हैं. तो हमारे इस इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा बट इस कॉन्वर्सेशन का, इस बातचीत में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दिस बुक. सबसे पहले मेरा सवाल इस किताब को लेके, ये अब्बास साहब की सोने चांदी की बूत किताब है, कैसा था एक्सपीरियंस? कब आया है थॉट के चाचा की किताब को चलिए उर्दू से इंग्लिश एक बहुत सारी जनता तक उस संदेश को, उस कंटेंट को पहुंचाया जाए? ये ख्याल तो हमारे दिमाग में काफी दिन से था अबीर, मगर हमने ये सोचा, एक तो ये कि अब्बास साहब ने अपनी जिंदगी के 75 साल में 74 किताबें लिखी हैं और उसमें हमारे पास मुश्किल से 20 किताबें भी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ट्रेजिकली आफ्टर ही डाइड उनकी सारी किताबें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई और कबाड़ी को बिक गई, फिर कभी हाथ नहीं आई. फिर हमें ये लगा कि जब हमने ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट शुरू की तो हमें लगा कि अब्बास साहब जो इतने आसानी से उर्दू से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तीनों जबानों में वो आराम से लिखते जाते थे. अंग्रेजी में लास्ट पेज, उर्दू हिंदी में आज़ाद कलम. तो उनकी कई लेख हैं जो कि बिल्कुल बहुत से जो रीडर्स हैं उनके लिए बिल्कुल इनएक्सेसिबल हैं. और सोने चांदी के बुत एक ऐसी किताब थी जिसका जो हमारे पास कॉपी थी वो इतनी फटी हुई थी, इतनी पुरानी थी, उसकी हालत इतनी खराब थी कि हम खुद ही उसको छूते हुए डर रहे थे. तो हमें लगा कि क्यों नहीं, फिर हमने इस किताब को थोड़ा सा देखा, उसके सफ़े पलटे और हमें लगा कि ये जरूर जानी चाहिए टू अ वाइडर ऑडियंस. While I was reading the preface, it did certainly mention that ये इतने बुरे हालत में थी कि हम इसको बुक बाइंडर के पास भी नहीं ले आना चाहते थे क्योंकि वो कब बिगड़ जाएगी पता नहीं. सही. हाँ. You were growing up with K. Abbas Saab. How was the growing up? What kind of a relationship you shared with your chacha? And along with that, certainly he's an artist. You are also in the literature space. What kind of a inspiration did you get from him? हम तो इन अ सेंस हमारी जो फैमिली थी अब्बास साहब की और हमारी फैमिली जो थी वो सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे. उनको फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था. तो हम अब्बास साहब जब फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए तो बहुत यंग थे, ज़ाहिर जर्नलिज्म के थ्रू दाखिल हुए. तो उनके ख़ानदान वालों ने उसको बहुत ही एक तरह से डिसअप्रूविंग, हक़ारत की नज़र से देखा कि ये फिल्मी दुनिया में क्या जा रहे हैं. तो हमारे लिए अब्बास साहब का जो प्रेजेंस था वो एक ह्यूमन डायनेमो की तरह थे. जब वो घर में आते थे तो हर चीज़ जैसे तहवाला हो जाती थी. तो हम जब अब्बास साहब के साथ उनकी फिल्मों के हमें ले जाते थे, हमारी हाईलाइट ज़िंदगी में ये थी कि हम अब्बास साहब की फिल्मों के प्रीमियर में जाएं. तो जब हम प्रीमियर में उनके जाते थे तो लाइक जैसे कहते हैं ना कि फॉरबिडन फ्रूट की तरह हम जाते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे, दुआएं मांगते थे कि ये पिक्चर हिट हो जाए. अब पता था कि अब्बास साहब की पिक्चर हिट होने वाली तो है नहीं, क्योंकि वो तो कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई इश्यू को, कोई ना कोई अपने दिल में जो उनकी बहुत ज़बरदस्त, चाहे वो 2 बूंद पानी हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो राही हो चाय बगान के बारे में, चाहे वो अनहोनी हो विच इज़ अबाउट हेरिडिटी एंड अपब्रिंगिंग, हर एक कॉज के पीछे वो पड़े रहते थे. तो वो बॉक्स ऑफिस पे वो कामयाब नहीं होती थी. मगर जब हम उनके साथ शूटिंग में जाते थे तो छुप छुप के जाते थे और हमें बड़ा एक तमन्ना थी कि हमें भी किसी फिल्म में वो थोड़ा छोटा मोटा रोल दे दे. सवाल ही नहीं पैदा होता था उसका. तो ये अब्बास साहब के साथ ये सब एसोसिएटेड था. बहुत ही एक कहना चाहिए आइडियलिस्टिक फिल्म मेकर थे. बहुत ही कॉजेस के अपनी कहते थे मुझे कुछ कहना है,
मैं कहूँगा, चाहे वो फिल्मों से कहूँ, चाहे कहानियां लिख के कहूँ, चाहे जर्नलिस्टिक, मगर मुझे कुछ कहना है और मैं कहूँगा जरूर। और किसके लिए कहूँगा? सब दबे कुचले लोग जो होमलेस होते हैं। शहर और सपना उन्होंने बनाई, होमलेसनेस के बारे है, माइग्रेंट लेबर के जो बम्बई जैसी जगह में आते हैं दुनिया भर से, और एक ये जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जो बाहर शहर के पड़े रहते हैं, वहां उसके अंदर अपना घर बनाते हैं। तो ये एक यंग कपल है जो अपनी जिंदगी पाइप के अंदर वो उनके, तो मतलब ये उनके सारे आइडियल्स थे। और उस आइडियल की वजह से आज भी जब बहुत से लोग भुलाए जा चुके हैं, तो हमने ये कहा कि इस वक्त जो हम इश्यूज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए हम क्यों ना अब्बास साहब की ख्यालात को यूज करें। तो इसी वजह से हमने सोने चांदी के बुत, और इसमें हमने 4 हिस्से रखे हैं। एक हिस्सा तो है फिल्मी पर्सनालिटीज के बारे में, जैसे अलिफ से अमिताभ बच्चन को आपको मालूम है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साथ हिंदुस्तानी में, और आज भी अब अमिताभ बच्चन उनको मामू जान कहते हैं। तो उस वक्त ये हुआ कि अलिफ से अमिताभ उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका हमने अंग्रेजी में नाम रखा हिम्मत वाला। और इसी तरह से उन्होंने ये जो स्केचेस हैं, पृथ्वीराज कपूर, साहिर लुधियानवी जो उनके फेवरेट थे, कृष्ण चंद्र तो उनकी बिल्कुल जान थे, राजेंद्र सिंह बेदी उनकी बिल्कुल दिल के इतने नजदीक थे। फिर हमने एक सेक्शन रखा जिसमें उन्होंने कहानियां लिखी बेस्ड ऑन जैसे कि बहुत थिनली वेल्ड एक कहानी थी जिसको ऑब्वियसली मीना कुमारी की जिंदगी, मगर उसमें मीना कुमारी का नाम नहीं था, उसका नाम था परिनीता कुमारी के पान। तो परिनीता कुमारी के पान आप इजीली पढ़ सकते हैं कि वो मीना कुमारी के बारे में थी। वो एक सेक्शन था। तीसरा सेक्शन ये है उसमें कि जिसमें एक्सपेरिमेंट्स, फिल्मों में एक्सपेरिमेंट्स, मॉडर्न फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म, जो यंग लोग होते हैं फिल्मों में जाना चाहते हैं, हीरो की तरह दिखना चाहते हैं, हीरो की तरह दिखते हैं, आते हैं बहुत ही जोश और खरोश से, और आखिर में पान वाले की दुकान के सामने अपना बिस्तर लगा के और अपना वो पंजाब या हरियाणा या कोई अपने नेटिव जो जहाँ से वो आते हैं वो छोड़ के और बम्बई में बहुत ही एक तरह से बदनसीबी की जिंदगी गुजारते हैं। और चौथा जो था वो है उनके आर्टिकल्स जो उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल से शुरू किया और ब्लिट्ज से खत्म किया। तो बॉम्बे क्रॉनिकल ने उसमें जो जर्नलिस्टिक पीसेस लिखे, तो हमने इसको 4 हिस्सों में किया। मैम, जब मैं आपसे पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, आपने एक स्टेटमेंट बोला जो सुनने में बहुत रियलिस्टिक लगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सैड भी फील करा था। वो ये था कि चाचा जान की फिल्में इतनी हिट तो होंगी नहीं क्योंकि वो बनाते अच्छा सिनेमा थे, क्योंकि अच्छे सिनेमा को लोग देखते नहीं हैं। अच्छे सिनेमा में जब तक तड़क भड़क नहीं होता, लोग उस जगह जाना नहीं चाहते। व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली नीडेड? आप मेरे से बहुत ज्यादा तजुर्बे एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया को मेरे से ज्यादा देखा है। आपके नजरिए से आप कैसा सिनेमा देखना चाहती हैं कि जिस हिसाब से एक सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए सिनेमा के? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप पब्लिक की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अपने सूरत हाल पे है। जैसे मुझे अब्बास साहब की एक फिल्म जो मुझे अब्बास साहब की मेरे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, उसका नाम है परदेसी। वो पहला इंडो सोवियत उनका प्रोडक्शन था जिसमें उन्होंने पहला वो रशियन मुसाफिर था, रशियन ट्रैवलर था, जो पहला ट्रैवल था जो इंडिया आया। उसका नाम था अफनासी निकेतन, और उसका जो रोल था वो एक बहुत मशहूर रशियन एक्टर ओलेग स्ट्रेजनॉफ उसने किया था। और उसके ऑपोजिट थी नरगिस, तो वो यहाँ से आया था, और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग, जो थोड़ा सा जो रपोर्ट था, बहुत ही अंडरस्टेटेड था। उन्होंने उसको बहुत जबरदस्त रोमांस नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। और एक उस जमाने में 3 बहनें थी, उनको ट्रैवनकोर सिस्टर्स कहते थे। तो उसमें देवर क्लासिकल डांसर्स, और उसमें एक बहन ने बहुत नाम कमाया फिल्मों में, उनका नाम पद्मिनी था। तो पद्मिनी ने उसमें एक रोल किया, एक नरगिस ने किया, एक उसने किया बलराज सहानी जो कि एक ट्रूबेडोर था। ये जो मराठी जो गाते हैं कि उसकी एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती हो गई थी इस रूसी के साथ। और मुझे जो फिल्में अपील करती हैं, आपने कहा आपको क्या अपील करता है, उसमें ये जो रशियन आदमी है, ये एक मंदिर में जाना चाहता है। ही इज एक्सप्लोरिंग इंडिया, वेरी
हैंडसम लुकिंग मैन, तो वो एक मंदिर में जाना चाहता है, तो एकदम से पुजारी जो है वो देखते हैं कि आ रहा है, तो इसको वो एकदम से कहते हैं जाओ जाओ तुम मंदिर को कंटामिनेट कर दोगे, उसको भगाते हैं। तो उस पे ये जो है ये बलराज साहनी वो जो दफ बजा के गाते हैं, तो वो एक गाना है, अब मैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या फिल्में मेरे दिल को लगती हैं। वो गाना ये है कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। फिर ये कहते हैं जरा सा छू लेने में जिसका हो जाए अपमान, अंधी भक्ति करने वाले ये कैसा भगवान, पत्थर में तो हरी मिले इंसान में देख ना पाया। और ये कह के वो इस आदमी को ओलेग्स प्रिजन ऑफ पनासी निकेतन को गले में बांह डाल के और मंदिर के अंदर ले जाते हैं। तो ये जो एक सेंटिमेंट है, ये मुझे इस तरह की जो फिल्में होती हैं जो माहौल को चैलेंज करती हैं और एक अपना एक मैसेज देती हैं, मुझे वो अच्छी लगती है। While you were narrating, I got goosebumps because what a cinema experience. आज के ज़माने में शायद लैकिंग है, बट बहुत सारे फिल्म मेकर्स सोसाइटी के बहुत सारे टैबूज को एड्रेस करते हुए बहुत अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, एंड शायद वापस से एक रिवैम्प होगा इंडियन सिनेमा का और एक कुछ अलग टाइप की फिल्में हमें देखने को मिलेंगी। आप उर्दू विश्वविद्यालय की एकदम सरताज थी, आपने उर्दू को एक अलग पहचान दी। आज की डेट में कहा जाता है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, उर्दू की एक दुर्दशा हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें सिनेमा का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत हद तक लेख का इन्फ्लुएंस है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? दुर्दशा तो हुई है, कितनी हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है? उर्दू का पॉलिटिसाइजेशन बहुत हुआ है उर्दू का, मगर एट द सेम टाइम क्या कहते हैं कि उर्दू जबान ऐसी है कि उसके जो उसमें जो एक जादू है उससे कोई इंडिफरेंट नहीं रह सकता। इसलिए हम जब आज देखते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म है, आज से 7-8 साल पहले एक रेफ्ता का प्लेटफॉर्म है, कौन उससे अछूता रह गया है। और ये तो सब पॉलिटिसाइजेशन है। इसके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, अगर हम देखें कि हम अपने पुराने जो अब आज हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, जो हमारे सरबराह थे, जो हमारे रहबर थे, जो हमारे नेता थे, उनके वो लोग तो लैंग्वेज को, उनके लिए लैंग्वेज थी, इट वाज नॉट कोई खास, उसमें ऐसी चीज थी ही नहीं कि उसको उर्दू हिंदी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक रोड का नाम बदल के और अच्छा खासा नाम बदल के कुछ ऐसा नाम रख दिया जाए, उससे क्या इफेक्ट क्या होता है, सिवाय इसके कि एक हिस्ट्री, एक ट्रेडिशन को आप बदल दें। तो ये उर्दू है शिकार हो चुकी है इस पॉलिटिसाइजेशन की। मगर उर्दू में जो एक वो है, उर्दू में जो एक जज्बा है, उससे कोई अछूता नहीं रह गया। आप अबीर, आपसे मैं बात कर रही हूँ ना, आप इससे अछूते रह गए और ना हमारे जो लोग शायद हमें सुन रहे हैं वो अछूते रह गए। अभी कल ही हम कहीं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां हमने आज के हालात को लेके उर्दू पोइट्री से, हमने, वो बड़ी एलीट यूनिवर्सिटी थी, कोई स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, पूरा हॉल भरा हुआ था। जब हमने उर्दू शायरी से कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, तो उस वक्त सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला कि कोई अपना सेलफोन नहीं देख रहा था। उन 1 घंटा 10 मिनट में किसी ने सेलफोन नहीं निकाला। मुझे तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा ये। मैम, मतलब ये ऑल्दो इंटरव्यू के रिलेशन में नहीं है, बट जरूर इस एनेक्डोट को शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से ना उर्दू सीखना चाहता हूँ, एंड उर्दू बोलने में नहीं, मैं लिपि में सीखना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है, मैं बंगाली बाय बर्थ, मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं बांग्ला कभी सीख नहीं पाया पढ़ना। मुझे लगता है बांग्ला और उर्दू एक दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जितनों को मैंने एक्सप्लोर किया है, जिसमें बहुत लिटरेचर है, जिसके पास्ट में बहुत लिटरेचर, और वो लिटरेचर शायद मुझे सीखने मिलेगा अगर मैं लिपि सीख पाया। मैं शायद बोल लूंगा, लेकिन लिपि एक अलग तिकड़म है, वो थोड़ा अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जरूर जिंदगी अभी लंबी है, इंशाल्लाह। आप जरूर सीखिए इसी से। यानी बहुत से बड़े बड़े लेखक जो हैं, जो फिल्मों में लिखते हैं, मैं यकीन होगा आपको, वो लोग रोमन में लिख के करते हैं, उर्दू लिखते हैं मगर रोमन में होती है। तो वो जो है ना, एक जो मरहला है उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते, ये लिपि नहीं सीख सकते। तो उससे बहुत कुछ लिटरेचर उनकी उसका एक्सेस ही उन्हें नहीं हो सकता।
क्योंकि ये जैसे हमने ये काम किया है सोने चांदी के पुत, इस तरह से एक बहुत क्लासिक है गुले बकावली, पुराना एक वो है किस्सा है गुले बकावली का कि एक शहजादा और शहजादी, वो सारी कहानी है। अब उसको हम जब तक वो लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे हमें क्या पता गुले बकावली, हमें क्या पता मसनवी ज़हरेश क्या चीज़ है, हमें क्या पता मसनवी गुलजार नसीम क्या चीज़ है। और मसनवी गुलजार नसीम जो लिखी थी वो एक दया शंकर नसीम ने लिखी थी। उस जमाने में तो ये भी नहीं पता था कि ये नसीम है या मुस्लिम है, हिंदू है, फर्क ही नहीं पड़ता था। हमें नहीं पता था फिराक साहब का नाम, हमें ये भी नहीं पता था कि उनका नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी था, हमें ये भी नहीं पता कि अमन साहब का नाम गोपीनाथ अमन था। ये they were not important, ये जरूरी नहीं थी चीजें। नॉस्टैल्जिया को कभी कभार ऐसा होता है कि आप नॉस्टैल्जिया में जाते हैं कि वो टाइम ऐसा था, काश आज ऐसा कुछ होता। और अगर आपके उस नॉस्टैल्जिया का पूरा जो क्लाउड देखेंगे उसमें से अगर मुझे एक छोटा सा बादल पिक करना हो, आप मुझे कौन सा बादल दिखाओगे? कि मतलब इतने लंबे टेन्योर में इतने सिनेमा को देखा, इतनी राइटिंग देखी, इतना सारा काम किया सरकार के लिए, महिलाओं के लिए, इन सब में जो सबसे एकदम नॉस्टैल्जिक पीस होगा, या कोई पर्सनल भी हो सकता है, क्या आप शेयर करेंगे? पता नहीं, मुझे बहुत सी ऐसी जिंदगी के बहुत से ऐसे टांके हैं जो कि आदमी को याद रहते हैं और वो बहुत प्रेशियस हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, इतने खूबसूरत सवाल का मेरे पास बहुत ही कोई अच्छा जवाब ही नहीं। नबीर प्लीज। मैम इतनी सारी किताबें आपने लिखी, उसके बाद अभी ये मेरे सामने है सोने चांदी के बुत। इसका अगर आपसे मैं पूछूं फेवरेट चैप्टर क्या होगा? ये आपने जिस हिसाब से बताया कि 4 हिस्सों में इस किताब को हमने टेक्निकली बांटी है, कुछ में इंटरव्यूज हैं, कुछ में न्यूज़पेपर के कुछ सारांश हैं, सबसे ज्यादा आपके माइंड को क्या टच किया? मुझे एक कहानी है अब्बास साहब की, वो हमेशा सबाल्टर्न के बारे में लिखते हैं, जो फिल्म में जो लाइटमैन होते हैं, जो कुली होते हैं, जो एक्स्ट्राज होते हैं। तो एक उनकी कहानी है अच्छन का आशिक। अच्छन का आशिक मुझे बहुत अपील करती है, और वो कहानी एक्स्ट्राज जो होते हैं ना फिल्म में, जो एक तरह से किसी गुरु के अंडर ट्रेन करते हैं, कसरतें करते हैं, जुहू बीच पे वो लोग अपना सारा पड़ाव करते हैं, और फिर कभी देखते हैं कोई फिल्म स्टार जा रहा है तो ये ड्रीम करते हैं कि हम, मतलब जुहू बीच पे तो दुनिया भर के लोग जाते हैं, तो उसमें मतलब उनके ख्वाब होते हैं। तो अच्छन का आशिक एक कहानी है जो मुझे बहुत अपील करती है। मुझे अलिफ से अमिताभ बहुत अपील करती है, क्योंकि उसमें अब्बास साहब ने ये दिखाया कि अमिताभ उस जमाने में जब अब्बास साहब पे वक्त पड़ा था, तो ये तो खैर बात की बात है, मगर जब अमिताभ का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो तकरीबन अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, उसमें अब्बास साहब ने जो उनके लिए जो उन्होंने लिखा और उसका जवाब जो अमिताभ ने दिया बहुत ही खूबसूरत है। और बाद में उनकी जिंदगी में जब अब्बास साहब पे बुरा वक्त आया, और अब्बास साहब एक गरीब इंसान थे, उनके पास कभी कोई खास मीन्स नहीं थे, उस वक्त अमिताभ ने उनका हाथ थामा, उस वक्त अमिताभ ने उनकी मदद की। और दूसरा इंसान जो उनकी जिंदगी में जो कहानी है, पृथ्वीराज के बारे में भी एक स्केच है, राज कपूर के बारे में भी है। तो इनसे जो उनके रिश्ते थे और राज कपूर से जो रिश्ता था, उसकी एक बात आपसे बता के खत्म करती हूँ। जब अब्बास साहब बहुत बीमार थे, तो राज कपूर की एक फिल्म उन्होंने अब्बास साहब ने बनाई थी, उसका नाम था मेरा नाम जोकर, फ्लॉप हो गई। तो राज कपूर बहुत अपसेट हुए और कहने लगे मामू जान, मैं तो बिल्कुल, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब्बास साहब आप नहीं, वो मामू जान नहीं कहते, वो अब्बास साहब कहते, मामू जान अमिताभ कहते। तो अब्बास साहब आपको कुछ करना है, अच्छा आप मेरे लिए कुछ रखिए, कुछ लिखिए। तो रातों रात तकरीबन 3-4 दिन में अब्बास साहब ने बॉबी लिखी, और बॉबी तो इतनी बड़ी हिट हुई। तो तो जब अब्बास साहब बहुत बीमार थे, तो राज कपूर एक रात 2 बजे उनके फ्लैट के आगे चिल्ला रहे थे कि मुझे मिलना है, अब्बास साहब बहुत बीमार थे, मुझे अब्बास साहब से मिलना है, मुझे अब्बास साहब से मिलना है। तो फिर लोगों ने कहा कि अरे अब्बास साहब बहुत बीमार हैं, वो बिस्तर मर्ग पे हैं। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने ख्वाजा साहब से मिलना है। लोग कहते हैं ख्वाजा अजमेर में है, मेरा ख्वाजा यहाँ है फिलोमिना लॉज में, जुहू में, बॉम्बे में। तो वो उनकी जो एक बॉन्ड था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बात। मैं जब इस बुक को मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ चंक्स में पढ़ा है।
उसमें एक पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंस आप बोल रही थी कि कितने लाइवली हैं, हर चीज को कहने की एक जो अंदर से एक आशा थी, अंदर से एक आग थी, वो हमेशा अंदर रहती थी। वो समझ में आता है जब उन्होंने अपना फ्यूनरल का नोट लिखा था कि मैं यहाँ से वहां जाऊंगा और सब जश्न होगा, मेरा आखिरी दिन होगा लेकिन सब जगह जश्न होगा, कहीं कोई रोएगा नहीं, कहीं कोई आंसू कहीं नहीं रहेंगे। मतलब उसका सारांश मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट। अच्छा था, वो बहुत जबरदस्त था। लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद ही उन्होंने लिख दिया कि जब मेरा जनाजा उठेगा तो उस पे लेज़म, महाराष्ट्र का लेज़म बैंड होगा और मेरे सीने पे कफन के बदले में आधे हिस्से में ब्लिट्स के लास्ट पेजेस होंगे। अब ये कौन लिख सकता है, बताइए अपने बारे में। वाह, व्हाट अ पर्सनालिटी। मुझे लगता है शायद मैं जिंदगी में थोड़ा खुशकिस्मत हूंगा अगर कुछ ऐसे लोगों से मैं मिल लिया, 2-3 लोगों से, तो शायद जिंदगी कुछ इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि एक स्टोरी टेलर के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि आप किस किस मीडियम से अपनी स्टोरी को बता सकते हो। और बंगाल के लिए तो उनके दिल में इतनी मोहब्बत थी। जब छोटे से वो जर्नलिस्ट थे, जब से जो जाके उन्होंने फैमिन देखा, फिर उन्होंने धरती के लाल बनाई जो बंगाल फैमिन के बारे में थी, और वो आज भी कंसिडर्ड 100 बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर। ये पेरिस में उसका उसकी जो एक बहुत ही ओरिजिनल कॉपी है, वो पेरिस लाइब्रेरी में वन ऑफ द 100 बेस्ट फिल्म्स। तो उनका जो एक बंगाल से जो एक कनेक्शन था, और उसी ख्याल के तहत उन्होंने द नक्सलाइट्स बनाई, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल और मिठुन चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस कराया। तो दिस वाज हिज। तो यकीनन आपके लिए तो अब्बास साहब इज अ वेरी वेरी गुड डिस्कवरी, एस्पिरेशन, वेरी गुड एस्पिरेशन टू कीप की जिंदगी में स्टोरी टेलिंग इन एंगलों से की जाती है कि आप अखबार में भी रोज लेख लिखें, कि आप सिनेमा भी बनाएं और उतना ही काबिल गाने लिखें, उतना ही काबिल सिनेमा भी लिखें। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस बुक। मैं इसको जरूर पूरा कंप्लीट करूंगा एंड अपने विचार आपसे साझा करूंगा। आप इसके इजरे पे आइएगा जब आपको हम खास दावत दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हम एक दास्तान की तरह से अब्बास साहब को पेश कर रहे हैं, और आप अगर आए तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी अच्छा अभी थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एबीपी। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.